ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रेया की बात सुनकर आकाश कंफ्यूज हो रहा था। एक तरह श्रेया ने कहा कि उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं था और दूसरी तरफ कह रही थी कि मिस्टर रोहित मारवा ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। मगर जब श्रेया ने कहा कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया था वह आकाश और श्रेया के प्यार की निशानी थी, तब आकाश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आकाश को शौक से ज्यादा खुशी हो रही थी। आकाश कुछ कहना चाहता था मगर उसकी सांसें अटक गई थी। आकाश की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कुछ ही पल में आकाश की नजरों के सामने 6 साल पहले बीता हुआ हर पल गुजरने लगा था, जो श्रेया ने आकाश के बिना बताए थे। श्रेया ने आकाश के बच्चों को जन्म दिया था और आकाश तब श्रेया के साथ मौजूद नहीं था। आकाश को पहले से ज्यादा अपने आप से नफरत होने लगी थी। आकाश मन ही मन अपने आप को पूछने लगा था। आकाश ने अभी अभी यह सोचा था कि शायद श्रेया ने किसी और के साथ दिल लगा लिया था और उसी के साथ एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर आकाश की हर बात झूठी निकली। श्रेया ने आकाश के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया था। आकाश ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठा करके श्रेया से पूछा, कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ है वह? मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह सारा प्यार देना चाहता हूँ जो 6 साल में मैं उसे नहीं दे पाया। मुझे माफ कर देना श्रेया, मैंने बीच रास्ते में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। श्रेया के साथ बातें करते हुए आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। आगे कुछ कहने के लिए आकाश के गले में शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्रेया और आकाश बचपन से एक दूसरे के प्यार में थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक आकाश और श्रेया ने हमेशा ही सोचा था कि वह हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए आकाश और श्रेया ने सपने देखे थे कि वह एक दिन शादी के लिबास में अग्नि के फेरे लेंगे। उसके बाद एक साथ बड़े होंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर प्यार करेंगे, मगर हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। मगर अचानक ही बीच रास्ते में दोनों का साथ छूट गया। वह आकाश ने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए आकाश ने फिर से श्रेया से पूछा, बताओ ना श्रेया, बताओ मुझे, कहाँ है हमारा बच्चा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आकाश के सवाल पर श्रेया ने अपना सर झुका लिया और धीरे धीरे आकाश के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। रोती हुई श्रेया ने आकाश से कहा, मुझे माफ कर देना आकाश, मैं हमारे बच्चे को संभाल नहीं पाई। मैंने उसे खो दिया। यह बात सुनकर आकाश हैरान होकर श्रेया को देखने लगा। रोती हुई श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बच्चे को जन्म देते ही किसी ने हमारा बच्चा मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर देना कि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। मैं तो यह भी नहीं जानती कि वह हमारी बेटी थी या बेटा। मैं उसे देख भी नहीं पाई एक नजर। श्रेया यह सब कहते हुए लगातार आंसू बहा रही थी। श्रेया की सिसकियां एक के बाद एक बढ़ने लगी थी। आखिरकार श्रेया ने आकाश के दोनों कंधे पकड़े हुए थे। मुझे माफ कर देना आकाश, मैं तो यह भी नहीं जानती कि हमारा बच्चा इस वक्त जिंदा है या भी नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई, मुझे माफ कर देना। श्रेया की बातें सुनते ही आकाश ने श्रेया को जोर से गले लगा लिया। आकाश को अब पहले से और भी ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। आकाश हर पल को कोस रहा था जो पल उसने श्रेया के साथ नहीं बिताया था। अगर आकाश उस वक्त श्रेया के साथ होता तो शायद वह सब कुछ ना होता। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वह किस मुंह से श्रेया को दिलासा दे। जिस हादसे की गुनहगार श्रेया अपने आप को मान रही थी, उस हादसे का असली गुनहगार तो खुद आकाश था। तभी अचानक आकाश को याद आया कि रोहित मारवा आकाश और श्रेया को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते थे। रोहित मारवा अपनी जगह पर बैठा हुआ आकाश और श्रेया की बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद सालों बाद पहली बार आकाश और श्रेया के बीच उनकी लाइफ से जुड़े बड़े खुलासे हुए थे। रोहित भी बीच में उन्हें इंटरफेस करके उनके बीच हो रहे खुलासों को रोकना नहीं चाहता था। जब रोहित ने देखा कि आकाश और श्रेया के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी, तब रोहित ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा,
देखो श्रेया, अभी रोना बंद कर दो, क्योंकि अब वह वक्त आ गया है कि तुम हमेशा ही मुस्कुराती रहो। रोहित मारवा की बात पर श्रेया और आकाश दोनों हैरान होकर रोहित मारवा को देखने लगे। रोहित की बात और रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आकाश समझ चुका था कि शायद रोहित के पास उस खोए हुए बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन थी। आकाश ने लगभग गिड़ाते हुए रोहित मारवा से कहा, प्लीज मिस्टर मारवा, मुझे बताइए कहाँ है मेरा बच्चा। मैं अभी के अभी उससे मिलना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उस इन्फॉर्मेशन के सहारे कहीं से भी अपने बच्चे को ढूंढ निकालूंगा। आकाश की बात सुनकर रोहित फिर मुस्कुराने लगा और आकाश और श्रेया को देखकर कहने लगा, तुम दोनों को अपने बच्चे को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही है। दरअसल अनिका को पहले ही शक हो गया था, इसलिए उसने श्रेया और पिंकी के डीएनए सैंपल मैच करवाए थे। रोहित मारवा की बात सुनकर श्रेया और आकाश दोनों हैरानी से रोहित मारवा की बात गौर से सुनने लगे। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अनिका ने श्रेया और पिंकी के डीएनए सैंपल क्यों मैच करवाए थे। फिर रोहित अपनी जगह से खड़े होकर कहने लगा, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट यह कहती है कि पिंकी नताशा की नहीं बल्कि श्रेया की बेटी है। रोहित मारवा की बात सुनकर श्रेया को ऐसा लगने लगा जैसे उसके दिमाग में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर मारवा जो कुछ भी कह रहे थे वह सच था या उनका कोई मजाक। श्रेया की आंखों से आंसू बिल्कुल जम चुके थे। फटी हुई आंखों से श्रेया आकाश की ओर देखने लगी। आकाश भी रोहित मारवा की बात समझ नहीं पा रहा था। श्रेया ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, मगर यह कैसे हो सकता है? पिंकी तो तुम्हारी और नताशा की बेटी है। कुछ देर अपने मन में सारी बातें एक के बाद एक याद करने के बाद आकाश ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, ओह माय गॉड, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि नताशा ने इतनी बड़ी प्लानिंग की होगी। 6 साल पहले जब नताशा प्रेग्नेंट थी तब वह एक बार भी मेरे सामने नहीं आई थी। वह सीधे ही बच्ची को लेकर मेरे पास आ गई। बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने पर मुझे पता चला कि यह मेरी औलाद है। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि पिंकी के डीएनए टेस्ट नताशा के साथ भी एक बार चेक करवा लूं। 6 साल पहले हुई सारी बातें अब धीरे धीरे मेरी समझ में आ रही है। 25 अक्टूबर की रात थी। मैंने काफी शराब पी ली थी। पार्टी में काफी दोस्त थे। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ ही एंजॉय कर रहा हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद हमने उसी होटल में एक कमरा बुक किया था और फिर नशे की हालत में मैंने तुमसे प्यार किया था। मगर सुबह होते ही जब मैंने बिस्तर पर अपने साथ नताशा को देखा तो मैं हैरान रह गया। नताशा ने मुझसे कहा कि नशे की हालत में मैं सारी रात कमरे में उसी से प्यार कर रहा था और उसी रात का नतीजा पिंकी का जन्म था। आकाश की बात सुनते ही श्रेया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, 25 अक्टूबर को उस होटल पार्टी में तुम्हारे साथ में ही तो थी। हमने रात कमरे में गुजारी थी। तुम जिसे प्यार कह रहे थे वह भी मैं ही थी। हाँ, मगर सुबह जब मेरी आंख खुली तब मेरी मम्मी ने मुझे मैसेज करके यह बताया कि तुम अर्जेंटली घर आ जाना होगा। तुम नशे की हालत में थे। तुमने पार्टी में इतना पी लिया था कि तुम्हें सुबह तक होश नहीं था कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। मगर तुम होटल में सेफ थे, इसलिए मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मुझे मम्मी ने तुम्हारी और नताशा की तस्वीरें दिखाएं। तुम दोनों एक साथ बिस्तर पर सोए थे। नताशा तुम्हें प्यार कर रही थी। मैं यह सब देख नहीं पाई। मम्मी ने मुझसे कहा कि आकाश का असली प्यार तो नताशा है, तुम्हारे साथ तो सिर्फ खेल रहा है। और एक माँ होने के नाते यह सब कुछ देख नहीं पा रही थी। मैं भी छोटी सी नादान थी। गुस्से में आकर मैंने तुम्हें कॉल लगाया, मगर कॉल भी नताशा ने ही रिसीव करते हुए कहा, तुम मुझसे अब कभी मिलना नहीं चाहते। तुम्हारा मतलब पूरा हो चुका था। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मुझे इतना गुस्सा आ चुका था कि मैंने अपना फोन भी तोड़ दिया। मेरी मम्मी ने मुझे लंदन भेज दिया और मैंने भी डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी। जब यहाँ आई तब मैंने देखा कि तुम नताशा के साथ मंगनी कर चुके थे और तुम्हारी एक प्यारी सी बच्ची भी थी। आकाश ने फिर से अपना सर पीटते हुए कहा, और मैं सालों साल तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम्हारी कोई खबर मुझ तक नहीं पहुंची। मैंने अपने आदमियों से कहकर कई बार तुम्हें लंदन में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर तुमने हमेशा ही मेरी हर कोशिश रिजेक्ट कर दी थी। हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया था।
मुझसे भी नताशा और नताशा की माँ ने कहा था कि तुम दरअसल मुझसे प्यार नहीं करती थी। तुम्हारा जी भर चुका था मुझसे और तुम बचपन से ही ऐसी थी। नए खिलौनों को देखकर जिद करने लगती और मन भर जाए तो उसी खिलौनों को जमीन पर फेंक कर तोड़ देती थी। मगर मैं कहीं न कहीं हमेशा ही तुमसे जुड़ा रहा। कई लड़कियों ने मेरे पास आने की कोशिश की, मगर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा। मैं सच कर रहा हूँ, नताशा के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। सारे खुलासे होने के बाद जैसे ही आकाश श्रेया के गले मिला, श्रेया ने आकाश को दूर से धकेल दिया और दौड़कर अपने कमरे से बाहर चली गई। आकाश जान चुका था कि श्रेया इतनी तेजी से दौड़ी थी। श्रेया के पीछे जाने से पहले आकाश ने अपने ही सामने खड़े रोहित मारवा के सामने देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मिस्टर मारवा, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आकाश अच्छी तरह जानता था कि अगर रोहित मारवा ने श्रेया और पिंकी की सच्चाई नहीं बताई होती तो शायद जिंदगी भर श्रेया और आकाश ये जान ही नहीं पाते कि सच्चाई क्या थी। रोहित ने थम्सअप का इशारा करते हुए आकाश से कहा, अब नीचे जाओ, अभी तुम्हें बहुत खुलासे करने बाकी हैं। आकाश जैसे ही तेजी से रोहित के गेस्ट रूम से बाहर निकला, नीचे हॉल से जोर जोर से श्रेया की रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही आकाश लिफ्ट से बाहर निकला, आकाश ने देखा कि श्रेया जमीन पर बैठी हुई थी और पिंकी को अपनी गोद में लिए उसे टाइट हग करके जोर जोर से रो रही थी। श्रेया की सिसकियां पूरे शहर में सुनाई दे सकती थी। श्रेया को इस तरह रोते हुए देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग श्रेया के आसपास आकर जमा हो गए। एक नौकर करण गुलेरिया की व्हील चेयर को धकेलते हुए श्रेया के पास ले गया। श्रेया को इस तरह रोती हुई देखकर आकाश की आंखें भी भर आई थीं। करण ने आकाश की ओर देखकर कहा, क्या तुमने इस बच्ची को सताया है? इस तरह क्यों रो रही है या? बताओ मुझे, क्या किया तुमने श्रेया के साथ? आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वह करण गुलेरिया की बातों का क्या जवाब देता। आकाश खुद इस वक्त इमोशंस से भरा हुआ था। नन्ही से पिंकी श्रेया को इस तरह रोते हुए देखकर डर गई थी। उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी सबसे प्यारी टीचर श्रेया किसी बात को लेकर हर्ट हो गई थी और अब शायद वह उसे छोड़कर चली जाएगी। श्रेया को लगातार पिंकी के साथ हुई हर मुलाकात याद आने लगी। पहली बार जब श्रेया ने पिंकी की आंखों में देखा था, तब से लेकर आज तक पिंकी ने श्रेया के दिल में एक अलग जगह बनाकर रखी थी। अपने और पिंकी के बीच का कनेक्शन श्रेया उस वक्त समझ नहीं पा रही थी, मगर आज सारी बातें सबके सामने साफ थे। जो रिश्ता डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में लिखा था, वह श्रेया ने पहले ही पिंकी की आंखों में पढ़ लिया था। पिंकी ने श्रेया के गालों पर हाथ घुमाते हुए कहा, प्लीज श्रेया टीचर, आप मत रोइए। श्रेया ने लगातार पिंकी के गालों को चूमना शुरू कर दिया और कहा, मुझे टीचर मत बुलाओ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। श्रेया की बात सुनते ही हॉल में खड़े सारे लोग शॉक होकर जमीन पर बैठकर रो रही श्रेया की ओर देखने लगे। हॉल में खड़े सभी लोग श्रेया की बात सुनकर चौंक गए थे। सब लोग आकाश की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगे। आकाश ने नन्ही से पिंकी की ओर देखते हुए कहा, पिंकी, यह सच कह रही है, यह तुम्हारी मम्मा है। शी इज योर मदर। पिंकी ने प्यार से श्रेया के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ श्रेया टीचर, बहुत जल्दी मेरी मम्मा बनने वाली है। पिंकी की उम्र में काफी छोटी थी, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को समझने की शक्ति नहीं थी अभी उसके अंदर, मगर फिर भी आकाश ने बड़े ही प्यार से पिंकी को समझाने की कोशिश की। आकाश ने कहा, नहीं पिंकी, यह तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, तुम्हारी असली मम्मा है। पिंकी अभी भी आकाश की बात समझ नहीं पा रही थी, मगर पिंकी के मन में अपनी श्रेया टीचर के लिए बहुत प्यार था। यही उसके लिए काफी था। पिंकी ने श्रेया को कसकर गले लगा लिया और कहा, डोंट वरी श्रेया टीचर, आज के बाद मैं आपको हमेशा ही मम्मा कहकर बुलाऊंगी। ओके मम्मा। पिंकी के मुंह से मम्मा शब्द सुनते ही श्रेया ने लगातार पिंकी को चूमना शुरू कर दिया। श्रेया लगातार जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। व्हील चेयर पर बैठे करण गुलेरिया आकाश और श्रेया की बातें समझ नहीं पा रहे थे, मगर उन्होंने सोचा कि यह सारी बातों का खुलासा आकाश के साथ कुछ देर बाद कर लेंगे। इस वक्त श्रेया को शांत करना ज्यादा जरूरी था। आकाश ने श्रेया को सहारा देते हुए जमीन से उठाया और पिंकी के बेडरूम में ले गया। उस रात श्रेया ने पिंकी को कसकर पकड़ रखा था। पूरी रात श्रेया पिंकी को पकड़कर बिस्तर पर लेटी रही। पिंकी गहरी नींद में सो चुकी थी, मगर श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने पिंकी को कस के पकड़ रखा था,
मानो श्रेया मन ही मन यह सोच रही थी कि कहीं कोई फिर से पिंकी को उससे छीन ना ले, और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए श्रेया पिंकी को अपने आप से अलग नहीं होने देने वाली थी। आकाश काफी देर तक बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर पिंकी और श्रेया को देखता रहा और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। पूरी रात आकाश को भी नींद नहीं आई थी। सुबह जब आकाश शावर लेने के बाद अपने ऑफिस के कपड़े पहनकर तैयार हो गया, तब उसके बेडरूम पर धीरे से किसी ने नॉक किया। जब आकाश ने दरवाजा खोला तो एक नौकर ने आकाश से कहा, साहब, आपसे कोई कैलाश बाबू मिलने आए हैं। यह नाम सुनकर आकाश चौंक गया। आकाश ने उस नौकर से पूछा, कैलाश, उनका पूरा नाम क्या है? नौकर ने याद करते हुए आकाश से कहा, जी साहब, नाम है कैलाश अधिकारी। वह कह रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उसे कहा कि साहब कि वह आपकी अपॉइंटमेंट लेकर आपसे ऑफिस में मिले, मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको उनका नाम दूंगा तो आप जरूर उनसे मिलेंगे। कैलाश अधिकारी का नाम सुनते ही आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे कैलाश अधिकारी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कैलाश वही आदमी था जो नताशा की मदद कर रहा था और किसी भी कीमत पर आकाश पिंकी को नताशा के हवाले नहीं करने वाला था, चाहे उसके लिए आकाश को कैलाश अधिकारी और उसकी पूरी अंडरवर्ल्ड गैंग का सामना क्यों न करना पड़े। कैलाश अधिकारी को नीचे हॉल में मिलने जाने से पहले आकाश ने पिंकी के बेडरूम का दरवाजा खोला और बिस्तर पर लेटी माँ बेटी को कुछ देर तक देखता रहा। आकाश को मन ही मन श्रेया के बारे में सोच सोच कर बहुत बुरा लगने लगा था। पिछले 6 सालों से श्रेया किन इमोशनल हालातों से गुजरी होगी, यह सोच सोचकर आकाश का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। 6 साल तक अपनी औलाद से दूर रहने का दुख क्या होता है, यह आकाश अच्छी तरह समझता था, मगर वह यह भी जानता था कि श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ और सिर्फ नताशा की वजह से हुआ था। अगर कैलाश अधिकारी ने नताशा को सहारा नहीं दिया होता तो इस वक्त आकाश नताशा को ऐसी सजा दे चुका होता कि लोग देखते रह जाते। मगर आकाश अच्छी तरह जानता था कि नताशा कैलाश अधिकारी की प्रोटेक्शन में थी, मगर आकाश भी डरने वालों में से नहीं था। आकाश ने अपनी मुट्ठी कसी और नीचे हॉल की ओर जाने लगा। कैलाश अधिकारी एक लंबा चौड़ा रुबाबदार आदमी था। उसके सर पर बाल नहीं थे, मगर उसका प्रभाव काफी रौबदार था। काला चश्मा, काली टी शर्ट, ऊपर वाला कोट और जींस और स्पोर्ट्स शूज में कैलाश अधिकारी को देखते ही कोई भी इंसान अंदाजा लगा लेता कि कैलाश अंडरवर्ल्ड से जुड़ा कोई डॉन था। कैलाश के बाजू पर एक नाग का बहुत बड़ा टैटू बनवाया हुआ था, जो उसके बाजुओं से होते हुए उसके गले के पिछले हिस्से तक पहुंचता था। गुलेरिया हाउस को चारों तरफ देखते हुए कैलाश अधिकारी ने धीरे से सिट्टी बजाई और अपने पास खड़े आदमी से कहा, हमारे देश में भी काफी तरक्की कर ली है। यह गुलेरिया हाउस को देखकर कोई मानेगा कि हम इस वक्त हमारे देश दिल्ली में खड़े हैं। अब मैं समझा कि आखिर ब्लैक कैट हमेशा ही इस देश की इतनी तारीफ क्यों करती रहती है। ब्लैक कैट अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसे किसी ने देखा नहीं था, मगर सब उससे हाथ मिलाना चाहते थे। ब्लैक कैट एक बहुत ही ताकतवर किलर का कोड नेम था। कैलाश अधिकारी ने भी आज तक ब्लैक कैट को पर्सनली देखा नहीं था। ब्लैक कैट कभी किसी से पर्सनली मिलकर किसी को मारने की सुपारी नहीं उठाता था। वह अपनी मर्जी से सुपारी उठाता था। कोई नहीं जानता था कि आखिर यह ब्लैक कैट कौन था, कहाँ रहता था, किस देश का नागरिक था। ब्लैक कैट कभी किसी बेकसूर की जान नहीं लेता था, मगर बेरहम लोगों को छोड़ता भी नहीं था। कैलाश अधिकारी जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग जब भी किसी ताकतवर गैंगस्टर को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे तो वह ब्लैक कैट का कांटेक्ट करते थे। अगर ब्लैक कैट की मर्जी होती तो वह उस गैंग की सुपारी एक्सेप्ट कर लेता था। एक बार ब्लैक कैट ने किसी को मारने के लिए सुपारी एक्सेप्ट कर ली तो समझो वह इंसान अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता था। कहा जाता था कि जर्मनी में एक बहुत ही खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग थी जो मासूम लोगों को बहुत परेशान करती थी। मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन। उस गैंग ने आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करके रख दी थी। गवर्नमेंट के स्पेशल ऑफिसर भी इस गैंग तक नहीं पहुंच पाए थे। उस गैंग का लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर था। छोटे मोटे देशों को आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करता था। वो अपने आप में एक देश चलाने लगा था। जिसे चाहे मार देता, जिसे चाहे बर्बाद कर देता। जिस लड़की पर उसकी नजर पड़ती उसे उठा लेता। पुलिस और कानून का डर उसके दिल से और दिमाग से पूरी तरह से निकल चुका था।
ब्लैक कैट ने बिना सुपारी लिए ही उस गैंगस्टर्स के आतंक को अकेले ही उसके अड्डे पर जाकर खत्म कर दिया था। यह कहा जाता था ब्लैक कैट ने अकेले ही उस गैंगस्टर के अड्डे पर घुसकर उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया था। गैंग के लीडर को उसके सारे गुनाहों की माफी मंगवाने के बाद पैरों तले उसका सर कुचल दिया था। कैलाश अधिकारी काफी दिनों से ब्लैक कैट के साथ हाथ मिलाने की सोच रहा था। जब कैलाश को इस बात का पता चला कि ब्लैक कैट इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, तो वह अपने कुछ खास लोगों के साथ लंदन से दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर कैलाश अधिकारी लगातार ब्लैक कैट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आकाश और करण गुलेरिया लगभग साथ साथ हॉल में दाखिल हुए। कुछ नौकर करण गुलेरिया को व्हील चेयर पर सहारा देते हुए हॉल में ले आए। जब कैलाश अधिकारी की नजर व्हील चेयर पर बैठे करण गुलेरिया पर पड़ी तो अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कैलाश अधिकारी ने कहा, तुम अब तक जिंदा हो? यह देखकर बहुत खुशी हुई मुझे करण गुलेरिया ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, तुम अब तक मरे नहीं? यह देखकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ कैलाश। करण गुलेरिया को अब तक पूरी बात पता चल चुकी थी, किस तरह नताशा ने कैलाश अधिकारी के साथ मिलकर पिंकी की कस्टडी की मांग की थी। मगर करण गुलेरिया कैलाश अधिकारी के नाम से डरने वालों में से नहीं था। बड़ी ही कड़क आवाज में करण गुलेरिया ने कैलाश से कहा, कैलाश, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गुलेरिया परिवार के मामलों में दखल अंदाजी करने की? कैलाश अधिकारी ने अपनी सन ग्लासेज उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे करण, यह क्या कर रहे हो तुम? मैं भला किसी के फैमिली अफेयर्स में क्यों अपनी टांग अड़ाऊंगा? तुम तो जानते हो मेरे पास और कई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग होते हैं। बस मैं तो एक मामूली दुखियारी माँ को अपनी बच्ची से मिलवाने के तुम लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। करण गुलेरिया ने भी मुस्कुराते हुए कैलाश से कहा, अब इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे, छोटी मोटी रकम लेकर लोगों को धमकाने का काम करने लगे। कितने पैसे मिले तुम्हें उस मित्तल परिवार के साथ उनका साथ देने के लिए? जितने पैसे उन्होंने तुम्हें दिए होंगे उतनी तो हम नौकरों में तनख्वाह बांट देते हैं। और यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो कैलाश, हमारे बीच में एक बिन बोला बिन लिखा करार हुआ था कि तुम कभी गुलेरिया परिवार और गुलेरिया बिजनेस में इंटरफियर नहीं करोगे। फिर आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमें धमकाने की? कैलाश अधिकारी करण गुलेरिया की व्हील चेयर के ठीक सामने एक चेयर रखकर बैठ गया और कहने लगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो करण। मैं यहाँ तुम्हें धमकाने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे यह सब करने के लिए कोई पैसा मिलेगा। मैं तो एक बहुत पुराना कर्ज उतारने आया हूँ। कई सालों पहले मैंने प्यार में किसी को धोखा दिया था और आज उस औरत ने मुझसे अपनी बेटे की खुशियों की दुहाई दी थी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? अपने पुराने प्यार की एक छोटी सी फरमाइश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। कैलाश की बात सुनकर करण और आकाश दोनों ही हैरान रह गए। कैलाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल 25 साल पहले की बात है। एक लड़की मुझसे बेहद प्यार करती थी, मगर तुम तो जानते हो करण, एक जगह पर टिके रहने की मेरी आदत नहीं है। उस रोती हुई लड़की को मैं अकेली बेसहारा छोड़कर विदेश चला गया। वहां पर मैंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आज इतने सालों बाद वह औरत अपनी बच्ची को लेकर मेरे पास आई है। उसे इंसाफ चाहिए मुझसे, और तुम तो जानते ही हो मेरा दिल कितना नाजुक है। भले ही मैं काम खतरनाक करता हूँ, अब मगर मेरा दिल मोम का बना हुआ है। तुरंत पिघल गया और यहाँ चला आया। और फिर गलत क्या है? अगर छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रहे तो उसमें गलत क्या है? मैं कहता हूँ यह मामला अभी रफ्फा दफा कर दो। उस छोटी सी बच्ची को अपने माँ के हवाले कर दो। इसी में हम सबकी भलाई है। आकाश अच्छी तरह जानता था कि कैलाश 25 साल पहले जिस औरत के साथ अफेयर में था वह और कोई नहीं बल्कि श्रेया और नताशा की मां संध्या थी। करण गुलेरिया ने इस बड़ी सख्त आवाज में कैलाश से कहा, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? कैलाश ने इस बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, करण, तुम जानते हो कि मुझे जोर जबरदस्ती करना पसंद नहीं है। चलो, अगर तुम बच्ची को माँ के हवाले नहीं करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, दोनों बच्ची की शादी करवा देते हैं। मेरा मतलब है तुम्हारे भतीजे आकाश की और संजय की बेटी नताशा की शादी करवा देते हैं। बच्ची माँ बाप दोनों के साथ रहेगी, इसी में सबकी भलाई है। कैलाश का प्रपोजल सुनते ही आकाश ने ऊंची आवाज में कह दिया, यह नहीं हो सकता। आकाश को ऊंची आवाज में बात करते देखकर कैलाश और उसके आदमियों ने एक साथ अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। कैलाश ने अपनी गन बड़ी ही आराम से अपनी गोद में रखते हुए कहा,
देखो करण, तुम्हारा भतीजा अभी जवान है, गर्मखुन है, इसे आसानी से समझ नहीं पाएगा, मगर तुम तो समझदार हो। अगर यह शादी करने के लिए राजी नहीं हुए तो बच्ची को उसकी माँ के हवाले करना होगा। करण गुलेरिया ने बिना डरे कैलाश के पास अपनी व्हील चेयर ले जाते हुए कहा, देखो कैलाश, यह बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने गन जितनी आसानी से निकाली है, मैं उतनी ही आसानी से यह गन फिर से तुम्हारी जेब में डलवा सकता हूँ। और तुम यह बात भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी यह सब धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिस टोन में करण गुलेरिया ने कैलाश से बात की थी, बिल्कुल उसी टोन में कैलाश ने भी जवाब देते हुए कहा, करण, तुम भी मुझे अच्छी तरह जानते हो, यहाँ हम दोनों में से किसका ईगो बड़ा है ये सवाल नहीं है। यहाँ सवाल मेरे पुराने प्यार का, और पुराने प्यार की वैल्यू तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है। करण भाई, इतना तो मुझे करना ही होगा मेरी पुरानी मासूका के लिए। हाँ, अगर तुम किसी तरह ब्लैक कैट को कन्विंस करो कि मेरे गिरोह के साथ मिलकर काम करे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। वहाँ ऊपर अपने बिस्तर पर लेटी अनिका को बार बार अपना कोड नेम ब्लैक कैट सुनाई दे रहा था। अनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बार बार अपना कोड नेम ब्लैक कैट सुनकर अनिका की नींद डिस्टर्ब होने लगी थी। अनिका अचानक ही अपने बिस्तर पर करवट बदलने लगी और फिर बिस्तर पर रखे 2 पिलो को अनिका ने अपने कानों पर रखकर दबा दिया ताकि बाहरी आवाज अनिका के कानों पर ना पड़े। अनिका के रूम में ही सोफा पर बैठकर नन्ही सी रिया अपनी गेम खेल रही थी और आर्यन रिया के बगल में बैठकर अपनी मैथमेटिकल वर्कशीट सॉल्व कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को इस तरह बिस्तर पर करवट बदलते हुए देखकर अपनी अपनी जगह पर जम गए। आर्यन ने लिखना बंद कर दिया और रिया ने गेम को पॉज कर दिया। दोनों बच्चे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उनकी मम्मा की नींद डिस्टर्ब हुई तो मम्मा बहुत नाराज हो जाएंगी और दोनों बच्चों को मम्मी के गुस्से का शिकार पड़ना होगा। कुछ देर बिस्तर पर यहाँ वहाँ करवट लेने के बाद अनिका फिर से गहरी नींद में सो गई। तभी कमरे के एक कोने में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा रोहित अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हुआ। दोनों बच्चों ने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखकर रोहित को शांत रहने का इशारा किया। रोहित भी बड़ी ही सावधानी से दबे पांव दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित ने बड़े ही ध्यान से बिना कोई आवाज किए दरवाजा खोला और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही रोहित कमरे से बाहर निकला, हॉल से आने वाली आवाजें और तेज हो गई थी। कैलाश अधिकारी जोर जोर से बातें कर रहा था। कैलाश अधिकारी की आवाज में काफी वजन था। अगर वो कोई बात धीरे से भी करता था तो उसकी आवाज के वाइब्रेशन से पूरा गुलेरिया मेंशन गूंजने लगता था। कैलाश अधिकारी आकाश और करण से कह रहा था, क्या तुम ब्लैक कैट को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए कन्विंस कर सकते हो? अगर तुम यह काम कर दो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में कुछ सोच सकता हूँ, वरना उस छोटी बच्ची को तो मैं उसकी माँ के हवाले करके ही रहूंगा। करण गुलेरिया ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कैलाश, तुम मेरे ही घर में आकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? कैलाश ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ। आकाश गुलेरिया ने अपने कदम कैलाश की ओर बढ़ाए और कहा, देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ चाहती है तो हम जरूर देंगे, मगर इस मैटर में हमें अकेला छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप जो कुछ भी कहेंगे आपका काम हम जरूर कर देंगे, मगर यह हमारे घर की पर्सनल मैटर है। चाहे आप कुछ भी कर ले, पिंकी की कस्टडी में नताशा के हवाले नहीं करने वाला। पिंकी मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी। कैलाश ने अपने एक हाथ से गन को दूसरे हाथ में शिफ्ट करते हुए कहा, मेरी भी तो पर्सनल मैटर है, मेरी मजबूरी है। अरे बरसों पहले जिस औरत को मैंने धोखा दिया था, उस औरत के लिए अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे रोक क्यों रहे हैं? एक सीधा साधा डॉन सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहता है, मगर आप लोग उसे चलने ही नहीं दे रहे हैं। इसका नतीजा जानते हो आप? कैलाश के मुंह से यह बात सुनते ही आकाश ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हमें इस तरह से हमारी ही घर में आकर धमकाने का नतीजा शायद तुम नहीं जानते। कैलाश अधिकारी जैसे ही आकाश गुलेरिया की तेज आवाज आसपास खड़े गुलेरिया हाउस में नौकरों के कानों पर पड़ी, नौकरों के भेष में घूम रहे बॉडीगार्ड और कमरे के कोने में छिपे सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी बंदूकें निकालकर कैलाश अधिकारी और उसके आदमियों के सामने खड़े रह गए।
कैलाश अधिकारी के आदमियों ने भी अपनी बंदूकें तान ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही वक्त में गुलेरिया हाउस में सिविल वार शुरू होने वाली थी। कैलाश अधिकारी ने अपने आदमियों को गन नीचे करने का इशारा करते हुए कहा, देखो आकाश, जरा समझदारी से काम लो। मेरी गैंग यह बात अच्छी तरह जानती है कि मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आया हूँ, और अगर मैं यहाँ से सही सलामत वापस नहीं पहुँचा तो तुम भी जानते हो कि मेरी गैंग क्या कर सकती है। हम सिर्फ इंटरनेशनल गैंग नहीं है, बल्कि इस देश में और दिल्ली शहर में भी हमारा काफी दबदबा है, और यह बात तुम चाहो तो अपने चाचा करण से पूछ सकते हो। आकाश ने भी बड़ी ही एटीट्यूड से कैलाश की बात का जवाब देते हुए कहा, तो तुम भी मत भूलना कि इस शहर में हमारे परिवार का कितना दबदबा है। क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली शहर में होते हुए गुलेरिया परिवार से दुश्मनी लेना पसंद करेगी? कैलाश ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आकाश बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम जानते नहीं मेरी और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत। गुलेरिया परिवार से निपटना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी ऊपर की ओर से एक गहरी आवाज सभी के कानों पर पड़ी। स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे रोहित ने कैलाश से कहा, तो क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन गुलेरिया परिवार के साथ साथ मारवा खानदान से भी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है? रोहित मारवा को इस तरह गुलेरिया हाउस में देखकर कैलाश अधिकारी के होश उड़ गए। कैलाश जानता था कि मारवा खानदान और रोहित मारवा कितने पावरफुल नाम थे। गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार अगर एक हो जाए तो किसी भी देश से लड़ने की ताकत रख सकते थे। यह बात कैलाश अधिकारी अच्छी तरह जानता था, मगर उसने यह कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि जिस गुलेरिया परिवार को वह धमकाने जा रहा था, उस गुलेरिया परिवार का साथ देने रोहित मारवा भी उसके घर में मौजूद था। कैलाश अधिकारी ने रोहित को देखते हुए पूछा, रोहित मारवा तुम यहाँ? कैलाश की बातों को इग्नोर करते हुए रोहित बड़ी ही पोलाइटली करण गुलेरिया की व्हील चेयर के पास आकर खड़ा हो गया और चुप कर उसने करण गुलेरिया से कहा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। रोहित ने आकाश की ओर देखकर उसे भी ग्रीट किया और फिर कैलाश की ओर देखते हुए कहा, इस घर की बेटी मेरी होने वाली पत्नी है, और इतना याद रहे, अगर तुम इस घर के दुश्मन बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे और मारवा परिवार से भी दुश्मनी मोल लेनी होगी। मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान के बीच यह डेवलपमेंट कैलाश को चौंकाने वाला था, मगर कैलाश भी इतनी आसानी से अपने हथियार छोड़ने वाला नहीं था। कैलाश ने अपनी गन अपने बेल्ट में लगे कवर में डालते हुए ताली बजाना शुरू किया। कुछ देर ताली बजाने के बाद मुस्कुराते हुए कैलाश अधिकारी ने कहा, भाई यह तो बहुत बड़ी खुशखबर है। देश के सबसे ज्यादा पावरफुल दो परिवार अब आपस में एक होने वाले हैं। वाह, क्या जोरदार धमाका होने वाला है। यह खबर सुनकर भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मगर मिस्टर मारवा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपका मकसद भूल जाऊं। अरे भाई, मैं एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। अगर मैं यह नेक काम करना चाहता हूँ तो आप मुझे रोकना क्यों चाहते हैं? रोहित ने कैलाश अधिकारी की बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं आपको नहीं रोकता। एक कदम हम पीछे हटा लेते हैं और एक कदम आप पीछे हटा लीजिए। आकाश और करण गुलेरिया समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित आखिर किस तरह का कंप्रोमाइज करना चाहता था। रोहित मन ही मन यह बात अच्छी तरह जानता था कि भले ही काफी सालों से कैलाश अधिकारी बाहर के देशों में छिपता फिर रहा था, मगर दिल्ली में भी उसका काफी होल्ड था। काफी वक्त से उसकी गैंग में कई मेंबर दिल्ली में जगह जगह पर छुपकर ऑपरेट कर रहे थे, और रोहित मारवा खानदान या गुलेरिया परिवार पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहता था। इसलिए रोहित ने एक तरकीब निकाली थी। कैलाश अधिकारी हैरानी से रोहित को देखने लगा। कुछ देर तक जब रोहित खामोश रहा तो कैलाश ने पूछा, मिस्टर मारवा, फिर आप कहना क्या चाहते हैं? जरा खुलकर बताइए, क्या प्रपोजल है आपकी? रोहित ने कैलाश अधिकारी को फिर से अपनी चेयर पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही कैलाश अधिकारी अपनी चेयर पर बैठा, रोहित ने भी एक चेयर उसके ठीक सामने खींची और उस पर बैठ गया। रोहित ने अपना एक पांव अपने पांव पर चढ़ाते हुए गहरी आवाज में कैलाश से कहा, देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में कितनी पहुंच रखते हैं, मगर आप भी हमारे पावर से वाकिफ हैं। अगर हम लोगों के बीच टकराव होगा तो फिजूल ही काफी नुकसान हो जाएगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, इस बच्ची के मैटर को कोर्ट के हवाले कर देते हैं। कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वह हमें मंजूर होगा और आप भी उस फैसले को मान लेंगे। जब तक कोर्ट में केस चलेगा, ना ही हमारे परिवार अपने पावर का यूज करेंगे
और ना ही आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन मित्तल परिवार के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार कोर्ट में यह फैसला हो जाएगा कि बच्ची नताशा के पास रहेगी या आकाश के पास रहेगी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद कैलाश अधिकारी ने रोहित की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, नताशा को फिर से दिल्ली बुला लेता हूँ। आप लोग भी अपने केस को मजबूत बनाने के लिए किसी अच्छे से लॉयर को अपॉइंट कीजिए। मैं भी अपनी ओर से अच्छा लॉयर हायर करके केस जीतने की कोशिश करूंगा। सब कुछ कानूनी होगा, लड़ाई तो होगी मगर खून नहीं बहेगा। मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा मिस्टर मारवा, इसलिए लोग आपको इस देश का सबसे अच्छा बिजनेसमैन कहते हैं। मगर याद रहे, अगर तुम लोगों ने अपना पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने किसी से वादा किया है। यह कहकर कैलाश बिना टाइम वेस्ट किए वहां से चला गया। कैलाश अधिकारी के जाते ही आकाश और रोहित एक दूसरे के सामने देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। करण गुलेरिया की नजरें पीछे खड़े आकाश और रोहित पर नहीं थी, मगर वह सब कुछ समझ रहे थे कि उनकी पीठ पीछे क्या चल रहा था। करण गुलेरिया ने धीमी आवाज में कहा, तो अब तुम दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगे हो? करण गुलेरिया ने जैसे ही यह बात कही, रोहित और आकाश दोनों उसकी सिक्स सेंस पर हैरान हो गए। रोहित ने उनके सामने आते हुए कहा, मैंने सोचा कि जो चाल कैलाश अधिकारी और मित्तल परिवार मिलकर हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चाल में उन्हें मात दी जाए। करण गुलेरिया बड़े ही ध्यान से रोहित की बात सुन रहे थे। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं चाहता तो अभी कैलाश अधिकारी को सारी हकीकत बता सकता था कि दरअसल पिंकी श्रेया की बायोलॉजिकल डॉटर है। इस तरह हमें पिंकी की कस्टडी तो मिल जाती, मगर नताशा हमारे हाथ नहीं लगती। आकाश ने रोहित की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हो सकता है कि नताशा आने वाले फ्यूचर में और कोई प्लानिंग करके पिंकी को हमसे दूर करने की कोशिश करती। नताशा ने पिंकी और श्रेया के साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से दूर किया। बेचारी श्रेया को बिना किसी कसूर के पिछले 6 सालों से कितना कुछ सहना पड़ा। नताशा ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अगर मिस्टर रोहित मारवा ने कैलाश अधिकारी को सब कुछ सच सच बचा दिया होता तो वह नताशा को और मित्तल परिवार को या तो लंदन में या किसी और देश में अपनी प्रोटेक्शन में रख लेता, और शायद हम नताशा तक कभी नहीं पहुंच पाते। आकाश की बात को बीच में काटते हुए रोहित ने कहा, मगर हमने कैलाश अधिकारी के साथ जो डील की है उसके मुताबिक कैलाश अधिकारी नताशा को फिर से दिल्ली ले आएगा, और आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली में हमारे परिवारों की क्या पावर है। हो सकता है बाहरी देशों में हम दोनों के परिवार मिलकर भी कैलाश अधिकारी की ताकत का मुकाबला न कर पाए, मगर दिल्ली में हमारे लिए नताशा को सजा दिलाना काफी आसान होगा। रोहित की बात पूरी होने के बाद आकाश और रोहित फिर एक बार एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। रोहित और आकाश की बढ़ती हुई दोस्ती देखकर कहीं न कहीं करण गुलेरिया को मन ही मन फिर से रोहित के लिए जलन महसूस होने लगी। जो इंसान करण गुलेरिया से उनकी लिटिल एंजल को दूर करना चाहता था, वह इंसान ना चाहते हुए भी उसके घर में सभी मेंबर के दिलो दिमाग पर अब छाने लगा था। जैसे ही कैलाश अधिकारी गुलेरिया मेंशन से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठा, कैलाश के एक आदमी ने कहा, सर, क्या सचमुच आप इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने वाले हैं? हमारे लिए काम बहुत आसान है सर। गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार के हेड दोनों आपस में मिल चुके हैं हमसे टकराने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम दोनों को अपने रास्ते से हटा दें? कैलाश अधिकारी कुछ देर तक सोचने के बाद कहने लगा, हाँ, मगर यह काम तुम जैसे नौसिखियों से नहीं होगा। इन्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे ब्लैक कैट के साथ साथ मिलना होगा। ब्लैक कैट इस वक्त यहीं कहीं दिल्ली में मौजूद है, किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। अपनी कार में बैठा हुआ कैलाश अधिकारी अपने आदमी से कहने लगा, जरा पता लगाओ कि यह ब्लैक कैट इस वक्त दिल्ली में कहाँ है। मुझे किसी भी हाल में उससे मिलना है। एक बार अगर ब्लैक कैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए राजी हो जाए तो समझ लो हम इस दुनिया की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। कैलाश अधिकारी दिल्ली की एक 5 सितारा होटल में रुका हुआ था। जैसे ही वह अपनी होटल पहुंचा, कैलाश अधिकारी ने देखा कि होटल लॉबी में काफी टेंशन में लग रही संध्या मित्तल यहाँ वहाँ घूम रही थी। जैसे ही संध्या ने कैलाश अधिकारी को लॉबी में इंटर होते हुए देखा, वह दौड़कर कैलाश के पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ कैलाश? क्या कहा उन लोगों ने? जैसे ही संध्या कैलाश के पास आई, कैलाश ने अपने आदमियों को इशारा किया।
कैलाश के आदमी संध्या और कैलाश को अकेला छोड़कर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। कैलाश ने संध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक बार मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम्हारे परिवार को मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मुझसे प्रोटेक्शन मांगते हैं और बेफिक्र होकर सो जाते हैं, फिर तुम्हारा मामला तो काफी छोटी मामला है और मेरे पावर को तुम जानती ही हो। तेज सांसें ले रही संध्या ने कैलाश से कहा, नहीं नहीं कैलाश, मुझे तुम्हारी बातों पर शक बिल्कुल नहीं है, मगर गुलेरिया परिवार काफी पावरफुल है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद। संध्या की बात को काटते हुए कैलाश ने कहा, तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हारे एक बड़ा ही आसान रास्ता निकाल दिया है। वह छोटी बच्ची जल्द ही तुम्हारे घर पर खेल रही होगी। कैलाश के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर संध्या हैरान होकर कैलाश को देखने लगी। कैलाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो इतनी छोटी सी बात के लिए खून खराबा करना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमने यह फैसला किया कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, इस बात का फैसला दिल्ली कोर्ट में ही होगा। कोर्ट का नाम सुनते ही संध्या खामोश होकर कैलाश को देखने लगी। कैलाश ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए कहा, तुम अपनी बेटी को लंदन से यहाँ बुला लो, वह अब यहाँ तुम्हारे पास आ सकती है। कैलाश की यह बात सुनते ही संध्या के चेहरे पर स्माइल आ गई, मगर कुछ ही देर में उसके चेहरे की मुस्कान फिर से टेंशन में बदल गई। मन ही मन कुछ सोचते हुए संध्या ने कैलाश से पूछा, मगर यहाँ पर गुलेरिया परिवार से हम कोर्ट में कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वह लोग बहुत पावरफुल हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही दिन में केस उनके हक में कर लेंगे। इस बात पर कैलाश ने अपने एक हाथ की उंगलियां संध्या के चेहरे की ओर तान दी और कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? कैलाश अधिकारी का नाम ही काफी है। इस नाम में इतना पावर है कि बड़े से बड़ा जज भी इस पावर के सामने झुक जाएगा। कैलाश की ऊंची पहाड़ी आवाज सुनकर संध्या ने डर के मारे कदम पीछे ले लिए थे, मगर अटकती हुई आवाज में संध्या ने हिम्मत करके कैलाश से पूछा, मैं जानती हूँ, मगर कैलाश तुम्हारा असली वेश तो यहाँ लंदन में है, और अगर हम नताशा को लंदन से यहाँ बुला लेंगे और यहीं से केस लड़ेंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि। कैलाश ने संध्या की बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की फिक्र है, मगर ऐसा मत समझना कि यहाँ दिल्ली में मेरा होल्ड कुछ कम हो गया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे बीच एक सौदा हुआ है। जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक वो लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके केस पर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मेरे पावर को फेस करना होगा। कैलाश ने जब यह बात कही तब संध्या ने चैन की सांस ली। कैलाश की स्टाइल और एटीट्यूड देखकर संध्या ने अपनी नजरें झुका ली और फिर मुस्कुराती हुई आंखों से के कोने से कैलाश को देखने लगी। कैलाश 26 साल पहले संध्या की खूबसूरती का दीवाना था, मगर 26 साल बाद कैलाश को संध्या में वह खूबसूरती नजर नहीं आती थी। कैलाश को लग रहा था कि कहीं न कहीं चेहरे की झुर्रियों के पीछे संध्या की खूबसूरती कहीं छुप चुकी थी। इसलिए संध्या से नजर हटाते हुए कैलाश ने कहा, अब जाओ तुम और तुम्हारी बेटी को वापस दिल्ली बुलाओ। अपने कमरे की ओर आगे बढ़ने से पहले कैलाश ने संध्या से पूछा, वैसे वह लड़की श्रेया भी तुम्हारी ही बेटी है ना? गुलेरिया परिवार से बात करने गया उससे पहले मेरे आदमियों ने सारी छानबीन कर रखी थी। तुमने मुझसे यह बात छुपाई कि वह लड़का आकाश जिस लड़की से शादी करना चाहता है वह तुम्हारी ही बेटी है। संध्या ने अपनी नजर झुकाकर कहा, वह मेरी बेटी नहीं है, दरअसल वह मेरे बड़े भाई की नाजायज औलाद है। 25 साल पहले उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मैं ही उसे सहारा दे दूं, मगर मुझे नहीं पता था कि वह लड़की मेरे एहसानों का इस तरह से बदला चुकाएगी। अचानक ही संध्या ने अपनी आवाज बदलकर कैलाश से पूछा, थैंक यू कैलाश, मुझे पता था कि मुश्किल घड़ी में तुम ही मेरे काम आओगे। आखिर पुराना सालों संबंध जो है तुम्हारा। कैलाश के आदमी दूर खड़े सारी बातें सुन रहे थे। संध्या की बातों का सुनकर कैलाश भी ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी संध्या ने कैलाश के करीब आकर कहा, क्यों ना बीते लम्हों को फिर एक बार जी लिया जाए। इससे पहले कि कैलाश संध्या की बात का कुछ जवाब दे पाता, संध्या ने कैलाश का हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे के अंदर ले गई। सुबह जब नताशा वापस अपने घर मित्तल हाउस में पहुंची तो प्रकाश मित्तल बड़े ही गुस्से से हॉल में बैठे अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रहे थे। जैसे ही प्रकाश मित्तल ने नताशा को घर में आते हुए देखा, वह ऊंची आवाज में कहने लगे, क्या तुम माँ बेटी पागल हो गए हो? तुम जानती भी हो किससे कोर्ट में केस लड़ने की बात कर रही हो तुम?
नताशा अपने पापा को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर घबरा गई। नताशा ने टकती हुई आवाज में प्रकाश मित्तल से कहा, दरअसल पापा, मुझे तो मम्मा ने कहा था कि। नताशा की बात काटते हुए प्रकाश मित्तल ने कहा, पागल हो गई है तुम्हारी माँ? कब से फोन कर रहा हूँ, कल रात से पता नहीं कहाँ गायब है, मेरी किसी कॉल का जवाब नहीं देती। प्रकाश मित्तल की बात पूरी होते ही मित्तल हाउस के मेन गेट से संध्या ने अंदर आते हुए कहा, बेटी को लंदन भेजकर तुम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब घर का मर्द अपने घर की सिक्योरिटी के बारे में सोचना छोड़ दे तो औरत को हथियार हाथ में उठाना ही पड़ता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें भी। वह लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और यह केस जरूर हम ही जीतेंगे। पिंकी की कस्टडी नताशा को मिलकर रहेगी। नताशा बेहद घबराई हुई थी। तेज सांसें लेती हुई नताशा ने संध्या से पूछा, लेकिन मम्मी, क्या तुम्हें लगता है कि हम कोर्ट में यह केस जीत पाएंगे? संध्या ने बड़ी ही कैजुअली मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे केसेज में अक्सर जीत एक माँ की होती है। हमारा इमोशनल पलड़ा उनसे काफी ज्यादा भारी है। तुम चिंता मत करो। श्रेया कैलाश अधिकारी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस श्रेया को इतना पता था कि उससे नताशा के खिलाफ पिंकी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ना होगा। सुबह आकाश, श्रेया, पिंकी और यश को लेकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल उन्हें ड्रॉप करने गया। जैसे ही स्कूल नजदीक आने लगी तब श्रेया ने आकाश से कहा, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। अगर स्कूल के पास किसी और टीचर ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आकाश ने ड्राइविंग सीट से पीछे मुड़कर पीछे बैठी श्रेया की ओर देखकर कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पिंकी की माँ कहलाने में शर्म आएगी? यह बात सुनते ही श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। उसने पिंकी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? मुझे अपनी बच्ची की माँ कहलाने में शर्म क्यों आएगी? श्रेया का रिएक्शन देखकर आकाश मुस्कुराकर फिर से आगे देखने लगा। आकाश ने गाड़ी ठीक सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की गेट के सामने रुकवाई। श्रेया नन्ही सी पिंकी का हाथ पकड़कर आकाश की कार से नीचे उतरी। गेट के पास खड़ी टीचरों ने जब श्रेया को पिंकी के साथ कार से उतरते हुए देखा तो वह हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। जैसे ही श्रेया पिंकी और यश के साथ स्कूल के गेट तक पहुंची, एक टीचर ने श्रेया को रोकते हुए पूछा, क्या बात है श्रेया टीचर, आज आप पिंकी के साथ स्कूल आई हैं? इससे पहले कि श्रेया उस टीचर की बात का कोई जवाब दे पाती, नन्ही सी पिंकी ने उस टीचर की ओर देखते हुए कहा, मम्मा कल हमारे घर पर ही रुकी थी, इसलिए आज मम्मा मुझे अपने साथ ही स्कूल ले आई हैं। नन्ही सी पिंकी के मुंह से श्रेया के लिए मम्मा शब्द सुनकर गेट पर खड़े सारे टीचर्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर कुछ ही देर में खामोशी के बाद सभी टीचर ने आकाश की कार की ओर देखा और श्रेया को जाकर वेलकम किया। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे सारे टीचर आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जो बातें सिर्फ उनकी समझ में आ रही थी। श्रेया पिंकी और यश को अपने अपने क्लास में छोड़कर डांस स्टूडियो में चली गई। जब नन्ही सी पिंकी अपनी बेंच पर जाकर बैठी तो उसके पास बैठा एक लड़का पिंकी की ओर देखकर अचानक ही हंसने लगा। उस लड़के ने अपने बगल में बैठी एक लड़की की कानों में कुछ कहा। देखते ही देखते सारे बच्चे आपस में कुछ बात करके पिंकी को देखकर हंसने लगे। पिंकी बचपन से काफी दुबली पतली और कमजोर बच्ची रही थी। ज्यादा खेलकूद करना पिंकी को पसंद नहीं था, इसलिए ज्यादातर बच्चे पिंकी को अपने आप से अलग ही रखते थे। पिंकी हमेशा चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाती। ऐसा नहीं था कि पिंकी को दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, मगर बचपन से ही पिंकी को नताशा ने कुछ इस तरह से पाला था कि पिंकी को दोस्त बनाने में भी काफी डर लगता था। जब रिया और आर्यन स्कूल में एडमिट हुए थे तो उन दोनों के साथ पिंकी की कुछ दोस्ती जरूर हुई थी, मगर आज अनिका की तबीयत ठीक ना होने की वजह से आर्यन स्कूल नहीं आया था और इसीलिए पिंकी पहले की तरह चुपचाप अपनी बेंच पर अकेली बैठी थी। सारे बच्चे धीरे धीरे अपनी आवाज ऊंची करके पिंकी को देखकर उसे चिढ़ाने लगे। पिंकी के पापा ने पिंकी की मम्मी बदल दी। ऐसे कमेंट सुनकर क्लास के बाकी सारे बच्चे पिंकी पर हंसने लगे थे। पिंकी चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर अपनी बेंच पर बैठी रही। श्रेया अपने डांस स्टूडियो में अपना काम निपटाकर स्टाफ रूम की ओर आगे बढ़ने लगी, मगर जैसे ही श्रेया स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची, श्रेया ने अंदर कुछ टीचरों को बात करते हुए कहा, वैसे तो कितनी सीधी सादी और भोली भाली लगती है, मगर किसने सोचा था कि इतनी मासूम लगने वाली यह श्रेया के मन में ऐसी कोई प्लानिंग होगी। तभी दूसरी टीचर ने उस टीचर को जवाब देते हुए कहा, मैं भी वही सोच रही थी, इतनी बड़ी डांसर, इतनी बड़ी कलाकार हमारे स्कूल में भला टीचिंग की जॉब क्यों करने आई थी? अब पता चला कि उसकी असली प्लानिंग क्या थी।
मैंने सुना है मिस्टर आकाश गुलेरिया ने पिंकी की माँ को घर से निकाल दिया, और तो और वह उसे पिंकी का चेहरा भी नहीं देखने दे रहे हैं। बेचारी सालों तक इसी इंतजार में रही होगी। आज नहीं तो कल पिंकी के पापा उसे जरूर शादी करेंगे, मगर न जाने कहां से अचानक यह लड़की दोनों के बीच में आ गई और बेचारी नताशा का बसा बसाया हुआ घर उजाड़ दिया। स्टाफ रूम के कोने में बैठे एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा, भाई ऐसी चालाक औरतों को तो मेरा दूर से ही नमस्कार है। हम यहाँ पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को शिक्षा देने में, अच्छे संस्कार देने में, मगर ऐसी लड़कियां अपने रंग का गलत इस्तेमाल करके समाज में एक बहुत बुरा चित्र खड़ा करते हैं। आजकल के नौजवान बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़, बस किसी तरह शॉर्टकट का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाने हैं। अब इस लड़की को ही देख लो, इतनी अच्छी डांसर है, इतनी टैलेंट है, मगर इससे कौन सा रास्ता चुना? अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके पैसा कमाना इसे ठीक लगा। अब इसी लड़की को देख लो, रातों रात यह तो सीधी रानी की गद्दी पर जाकर बैठ गई। अब इसे देखकर बाकी जवान लड़कियां क्या सीखेंगी? सारे टीचरों की बातों में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मन ही मन श्रेया के लिए एक राय बना ली थी। एक ऐसी राय जिसे अगर किसी शब्द में उतारा जाए तो श्रेया शायद वह शब्द सुन नहीं पाएगी। खामोश रहने वाली श्रेया का पेशेंट लेवल खत्म हो चुका था। वह स्टाफ रूम के अंदर आकर सबसे कहने लगी, क्या आप लोग असलियत जानते हैं? मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगाने से पहले मुझे लगता है आप लोगों को असलियत जान लेनी चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं सच्चाई क्या है? श्रेया के मुंह से यह बात सुनते ही स्टाफ रूम में बैठे सभी टीचरों का ध्यान श्रेया पर गया। श्रेया को देखते ही सभी के रिएक्शन चेंज हो गए। सारे टीचर्स एक साथ खामोश हो गए। सारे टीचर एक बात मन ही मन जानते थे कि अब श्रेया को हर्ट करना उसकी नौकरी और आने वाले करियर के लिए ठीक नहीं रहेगा। सभी टीचर्स एक बात अच्छी तरह जानते थे कि आकाश गुलेरिया स्कूल के मैनेजमेंट पर और इस पूरे शहर पर क्या होल्ड रखता था। अगर श्रेया ने एक छोटी सी भी कंप्लेन आकाश गुलेरिया को कर दी तो आकाश गुलेरिया उस टीचर का करियर हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। सारे टीचर चुपचाप अपना सर नीचे करके अपना अपना काम करने लगे। तभी कोने में बैठे प्रोफेसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, देखो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं बिना सोचे समझे यूं ही कुछ भी कहता रहा, मगर मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी कंप्लेन मत करना। मेरा पूरा परिवार मेरे ही सहारे पर है, और अगर यह नौकरी चली गई तो इस उम्र में मुझे और कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। मुझे माफ कर देना। क्या है ना, रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है, इसलिए दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। तुम यह समझ लेना कि किसी पागल बुढ़े को बढ़ाते हुए सुन लिया था। श्रेया यह देखकर हैरान थी कि वह प्रोफेसर श्रेया को देखकर इतना डर गया था। उस प्रोफेसर के चेहरे की घबराहट से श्रेया को यह एहसास हो रहा था कि मन ही मन वह प्रोफेसर पता नहीं श्रेया को किस तरह की लड़की समझ रहा था। एक ऐसी सरफिरी लड़की जो किसी छोटी सी बात पर अपने पावरफुल आशिक को जाकर कंप्लेन करेगी, और उसका वो पावरफुल आशिक उस बुढ़े प्रोफेसर को इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देगा। श्रेया सभी टीचरों से चीख चीख कर यह कहना चाहती थी कि पिंकी उसकी औलाद थी, मगर श्रेया ने देखा कि सारी टीचर चुपचाप अपना अपना काम करने लगी थी और किसी को श्रेया की सच्चाई जानने में इंटरेस्ट नहीं था। तो श्रेया भी हताश और मायूस होकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। अचानक ही पियून ने श्रेया के सामने पानी का ग्लास रख दिया और एक गर्म कॉफी भी रख दी। श्रेया को स्कूल में अब वह सहूलियत मिलने लगी थी जो उसे काफी अनवांटेड लग रही थी। स्कूल खत्म होने के 15 मिनट का टाइम बाकी था। श्रेया अपने डांस स्टूडियो के पूरे दिन का काम विंड अप कर रही थी। तभी स्टूडियो के स्कूल के प्रिंसिपल ने आकर श्रेया से कहा, हेलो श्रेया, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? प्रिंसिपल को इस तरह श्रेया से परमिशन लेते हुए देखकर श्रेया को काफी अजीब लग रहा था। प्रिंसिपल के सामने बिल्कुल अदब से खड़े होती हुई श्रेया ने कहा, नो सर, मैं बस आज का काम वाइंड अप कर रही थी। टेल मी सर, अगर आपको मुझसे कुछ काम था तो मुझे ऑफिस बुला लिया होता। श्रेया की बात सुनते ही प्रिंसिपल ने अपने दोनों हाथ उठाकर इशारे से मना करते हुए कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम सारा दिन बिजी रहती हो। मैं तो बस तुमसे यह कहने आया था कि स्कूल के बाहर काफी प्रेस रिपोर्टर जमा हो गए हैं, खामोखा तुम्हें परेशान करेंगे। मैंने सोचा यह बात तुम्हें बता दूं। श्रेया ने अपनी डांस स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाकर देखा तो स्कूल के मेन गेट पर कहीं प्रेस रिपोर्टर और न्यूज चैनल की वैन आकर खड़ी थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल की मीडिया को आखिर क्या हो गया था।
किसी के घर की पर्सनल बातें पब्लिसाइज करके उन्हें कौन सी ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती थी। पीछे खड़े प्रिंसिपल साहब ने श्रेया से पूछा, क्या करना चाहोगे तुम? क्या तुम अकेले ही स्कूल से जाना चाहोगी या पिंकी को साथ लेकर जाना चाहोगी? श्रेया ने कुछ देर सोचने के बाद प्रिंसिपल साहब से कहा, जी मैं पिंकी को अपने साथ ले जाऊंगी। श्रेया पिंकी और यश को लेकर स्कूल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने लगी। प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि अब अगर श्रेया बच्चों के साथ आगे के दरवाजे से निकलती तो हो सकता था कि प्रेस वाले श्रेया का रास्ता रोककर उसे तरह तरह के सवाल पूछते। जब एक पियून श्रेया को बच्चों के साथ लेकर स्कूल के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही अचानक ही मीडिया की भीड़ स्कूल गेट के अंदर घुस आई। मीडिया कर्मियों ने श्रेया और बच्चों को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक ही कहीं सारे माइक्रोफोन श्रेया के चेहरे के आसपास लगा दिए गए। श्रेया कुछ सोच पाती या समझ पाती उससे पहले सारे मीडिया रिपोर्टर्स एक के बाद एक लगातार श्रेया को सवाल पूछने लगे। रिपोर्टर का शोर इतना ज्यादा था कि नन्ही सी पिंकी डर कर श्रेया के पांव से लिपट गई। श्रेया ने किसी तरह नन्ही सी पिंकी को अपने हाथों में उठा लिया और सीने से लगा लिया। पिंकी ने अपनी मम्मा के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। एक प्रेस रिपोर्टर ने श्रेया से पूछा, कैसा लग रहा है अगर आपको रातों रात इतने बड़े बिजनेस टाइकून के साथ रिलेशनशिप में आकर? तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर आकाश गुलेरिया के साथ संबंध बनाने के लिए आपको कौन से स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी? तभी एक बड़ी न्यूज चैनल के पत्रकार ने श्रेया के मुंह के पास अपना माइक्रोफोन रखते हुए कहा, हमारी न्यूज चैनल से जुड़े सारे दर्शक सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एक परिवार को एक दूसरे से अलग करने से पहले क्या आपके मन में एक बार भी इमोशंस नहीं जागे? आपने एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से अलग कर दिया। आज वह माँ इंसाफ पाने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं। क्या पैसों की लालच में आप इतनी अंधी हो गई थी कि आपको ये एक माँ की ममता भी नजर नहीं आई? अपने ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हुए देखकर श्रेया की आंखों से आंसू आ गए। श्रेया सबसे चीख चीख कर कहना चाहती थी कि नताशा पिंकी की माँ नहीं थी, बल्कि वही पिंकी की बायोलॉजिकल मदर थी, जिसे सालों पहले नताशा ने चुरा लिया था। मगर आकाश नहीं चाहता था कि कोर्ट में सुनवाई होने से पहले लोगों को यह पता चले कि असलियत क्या है। अगर ऐसा हो गया तो नताशा को कोर्ट में पेश होने से पहले ही देश से बाहर भिजवा दिया जाएगा और शायद नताशा को उसके लिए किए की सजा कभी नहीं मिलती। आकाश की बताई हुई बातें जब श्रेया को याद आई तो श्रेया ने अपने होठों पर अपने बयान को दबा दिया। तभी एक काफी उम्र के रिपोर्टर ने पिंकी के चेहरे के पास अपना माइक्रोफोन लगाते हुए नन्ही सी पिंकी से पूछा, क्या आप चाहती हैं, क्या आप अपनी मम्मा को मिस करती हैं या आप अपनी नई मम्मा के साथ खुश हैं? नन्ही सी पिंकी उस प्रेस रिपोर्टर की बातें समझ नहीं पा रही थी। वह बस अपने दोनों हाथ श्रेया के गले में डालकर श्रेया को कसकर पकड़कर आसपास खड़े रिपोर्टर को देखती रही। श्रेया किसी तरह रिपोर्टर्स की भीड़ से पिंकी को बचाकर बाहर निकलना चाहती थी। श्रेया उस रिपोर्टर को धकेलकर आगे बढ़ना चाहती थी, मगर जैसे ही श्रेया ने ऐसा करने की कोशिश की, वह रिपोर्टर जोर से जमीन पर गिर गया। उसका कैमरा जमीन पर गिरकर 4 टुकड़ों में बिखर गया। जमीन पर पड़े हुए पत्रकार को देखकर बाकी के रिपोर्टर्स अपने अपने कैमरा उस जमीन पर पड़े हुए रिपोर्टर्स की ओर तान कर कहने लगे, तो देखा आप सभी ने किस तरह इस लड़की का शोहरत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इसे मीडिया की भी कोई परवाह नहीं। आप लोगों के सामने इसने एक कम उम्र के मीडिया कर्मचारी को जमीन पर फेंककर उसका कैमरा तोड़ दिया। सारे मीडिया वाले और प्रेस रिपोर्टर श्रेया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। श्रेया से उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहां से पिंकी को अपने हाथों में पकड़े दौड़कर आकाश ने भिजवाई हुई कार के अंदर जाकर बैठ गई। यश भी श्रेया और पिंकी के साथ साथ कार में जाकर बैठ गया। कार में बैठते ही श्रेया ने आकाश को फोन लगाकर सब कुछ बता दिया। जब श्रेया बच्चों के साथ गुलेरिया हाउस पहुंची, लगभग उसी वक्त ऑफिस का सारा काम काज छोड़कर आकाश भी गुलेरिया हाउस पहुंच चुका था। आकाश को देखते ही श्रेया दौड़कर आकाश के पास गई और अपना सर आकाश के सीने पर रख दिया। श्रेया जोर जोर से सिसकियां लेते हुए रोने लगी थी। आकाश श्रेया को समझाते हुए कहने लगा, देखो यह बहुत आम बात है, बस कुछ दिनों की बात है। एक बार कोर्ट में सबके सामने सच्चाई बाहर आ जाएगी, फिर यह सब कुछ बंद हो जाएगा। मीडिया वालों का तो काम ही है बात का बतंगड़ बनाना। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। तुम एक काम करो, कुछ दिनों तक स्कूल से छुट्टी ले लो। आकाश ने श्रेया को शांत करते हुए सोफा पर बिठाया।
तभी आकाश का एक असिस्टेंट आकाश के पास आईपैड लेकर आया। आकाश रिया से कुछ दूर जाकर असिस्टेंट से बताई हुई न्यूज लिंक देखने लगा। उस न्यूज लिंक में एक बेहद घबराया हुआ प्रेस रिपोर्टर बयान दे रहा था, मैंने तो कुछ ही महीनों पहले नौकरी ज्वाइन की है, मुझे नहीं पता था कि मेरा पाला ऐसे साथी लोगों से पड़ेगा। वह लड़की देखने में तो कितनी भोली भाली लगती है, मगर उसने और उसके साथियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मैं तो वहाँ सिर्फ अपना काम करने गया था। लोगों को सच दिखाना ही तो हम प्रेस रिपोर्टरों का काम है। ऐसा मुझे मेरी इंस्टीट्यूशन में सिखाया गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि लोगों को सच दिखाने की कीमत इतनी बड़ी होगी। दोस्तों, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि कल अगर किसी नदी नाले में मिली लाश पुलिस को मिले तो आप लोग समझ लेना कि उस लड़की और उसके साथियों ने मिलकर मुझे खत्म कर दिया है। सच्चाई की आवाज दबाने के लिए मेरा गला घोट दिया गया है। मुझे तरह तरह की धमकियां मिल रही है। जब आकाश ने उस प्रेस रिपोर्टर का बयान सुना तो आकाश एक गहरी सोच में डूब गया। आकाश समझ गया था कि नताशा कोर्ट में हियरिंग शुरू होने से पहले ही जज के मन में अपने लिए संपत्ति पैदा करना चाहती थी और पब्लिक की नजरों में वह एक मासूम और दुखियारी मां बनकर पब्लिक सिंपैथी गेन करना चाहती थी। मगर आकाश ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस रिपोर्टर को जो धमकियां मिल रही थी वह धमकियां उसे कौन दे रहा था। क्या कैलाश अधिकारी अभी भी नताशा की मदद कर रहा था? और अगर ऐसा था तो कैलाश अधिकारी ने दोनों के बीच हुए करार को तोड़ रहा। रोहित और कैलाश के बीच में एक करार हुआ था कि जब तक कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ना कैलाश अधिकारी अपने पावर का इस्तेमाल करेगा और ना ही गुलेरिया और मारवा परिवार अपने पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। आकाश ही अच्छी तरह जानता था कि कैलाश अधिकारी अपने वादे का पक्का था, मगर फिर आज उसने अपना वादा तोड़ा क्यों? यह बात आकाश की समझ के बाहर थी। आकाश नहीं चाहता था कि पहले से घबराई हुई श्रेया सोशल मीडिया पर श्रेया के बारे में हो रही अश्लील कमेंट्स पढ़े, इसलिए आकाश ने सबसे पहले श्रेया के हाथ से अपना फोन लेकर अपनी जेब में डाल दिया और फिर उसे कंधों से सहारा देकर बेडरूम में ले गया। बेडरूम में रिया और आर्यन पिंकी के साथ खेल रहे थे। रिया हमेशा की तरह मोबाइल पर अपनी गेम खेल रही थी और पिंकी भी रिया के साथ उसकी गेम्स देखकर एंजॉय कर रही थी। आकाश रिया को बच्चों के साथ छोड़कर बाहर चला गया। श्रेया देखना चाहती थी कि सोशल मीडिया पर लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे, मगर श्रेया यह भी अच्छी तरह जानती थी कि जानबूझकर आकाश उसका फोन अपने साथ ले गया था ताकि श्रेया सोशल मीडिया पर लोगों की लिखी हुई कमेंट न पढ़ सके। श्रेया ने नन्ही सी रिया को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रिया, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपना टैबलेट दे सकती हो? मासी को एक बहुत जरूरी काम है। इस पर रिया ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, आप आर्यन का टैबलेट यूज कर सकती हैं। वैसे भी वह सारा दिन टैबलेट पर फिजूल काम करते रहता है, कभी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो कभी कोई लॉजिकल रीजनिंग की एग्जाम देता रहता है। आर्यन जानता था कि रोहित वैसे तो आर्यन के साथ काफी स्ट्रिक्ट था, मगर रोहित ने रिया को काफी छूट दे रखी थी। नन्हा सा आर्यन समझता था कि अगर किसी बड़े ने तुम्हें कोई चीज मांगी थी तो जरूर उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। इसलिए आर्यन ने अपना टैबलेट श्रेया को ऑफर करते हुए कहा, मासी, यू कैन यूज दिस। आर्यन का टैबलेट हाथ में आते ही श्रेया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉग इन किया और सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर कमेंट चेक करना शुरू किया। काफी लोगों ने काफी गिरी हुई कमेंट्स लिखी थी। श्रेया के बारे में लोगों ने काफी अश्लील बातें भी लिखी थी। श्रेया के बारे में हजारों कमेंट्स पढ़ने के बाद अचानक ही श्रेया की नजर अपने एक सपोर्टर्स पर पड़ी। उसने लिखा था, श्रेया कभी ऐसा नहीं कर सकती, शी वाज एंड शी विल ऑलवेज बी इनोसेंट। श्रेया यह जानकर हैरान हो गई कि जिस लड़के ने श्रेया के सपोर्ट में यह बात लिखी थी वह सिंगिंग सेंसन कृष्णा था। श्रेया ये देखकर हैरान थी कि इतना बड़ा सुपरस्टार श्रेया के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से के अगेंस्ट जाकर बोल रहा था। प्लीज आप लोग कमेंट करना नहीं छोड़िए, आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे।